यहां से कंडीशन आपको समझना है। देखो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ब्लू लाइन दिखा रही है इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस जो होती हैं इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसको दिखाती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, दिस इज द डायपोल। ये ए बी आपने एक डायपोल ले लिया, ये ए है और ये बी है, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और इस डायपोल की जो लेंथ है इसको हम थोड़ी देर के लिए 12 मान लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 12 इज द डायपोल लेंथ। क्लियर हो गया? डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है और इस डायपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे देखो Q इंटू ई फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा मेरी तरफ को, इस तरफ। क्यों? देखो हाँ हाँ वही बता रहा हूँ। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स हमेशा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज में फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। बताया था मैंने ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जहां को लगेगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब इस डायपोल पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो फोर्स काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एक फोर्स तो हमारे पास लग रहा है इस डायपोल पे, वन फोर्स इज प्लस Q इंटू ई एंड सेकेंड फोर्स इज माइनस Q इंटू ई। समझ रहे आप? तो एक फोर्स काम कर रहा है प्लस Q इंटू ई, दूसरा फोर्स काम कर रहा है माइनस Q इंटू ई। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा? बताना प्लीज मुझे, नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। हमेशा ध्यान रखना, when any electric dipole is placed in uniform electric field then the net force experienced by it is zero। जब भी किसी डायपोल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा चुका है। हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप कहोगे आंसर इट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो लगेगा, एक पे प्लस Q इंटू लग रहा है, दूसरे में माइनस Q इंटू लग रहा है, तो नेट फोर्स, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, देखो पैरेलल बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। अब आप देखते हैं, जानते हैं बेटा, व्हेन एनी बॉडी एक्सपीरियंस, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक बॉडी है, इस पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर को, एक फोर्स इधर को लग रहा है। व्हेन एनी बॉडी, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्सर्ट ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो वो फोर्स क्या करते हैं? उस बॉडी को रोटेट करते हैं। क्लियर हो गया? और रोटेट करते हैं तो इसका मतलब बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है? टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, मैंने बताया था टॉर्क इज द फोर्स विच रोटेट, जो क्या करता है? किसी बॉडी को रोटेट करता है। तो इसका मतलब बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है? टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। और टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा? बताना मुझे। टॉर्क इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहां पर देखो टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक फोर्स है Q इंटू ई, दूसरा है माइनस Q इंटू ई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम प्लस में लेंगे, Q इंटू ई हो जाएगा, इंटू इंटू इनके बिटवीन की डिस्टेंस। देखो अगर दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो इसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो दिस इज द परपेंडिकुलर, इसको हमने m मान लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर मान ड्रॉ कर लिया, तो ये एंगल, सपोज दिस एंगल इज मैग्नेटिक मोमेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा हो गया। ये यहां से यहां तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज द 90 डिग्री एंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगी? am के बराबर हो जाएगी। दो फोर्सेस के बिटवीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी am के बराबर। अब देखो बेटा, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? AMB, AMB वी गेट इस AMB ट्रायंगल में, देखो इन दिस ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं हम? AM अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा। क्लियर हो गया? तो यहां से हमारे पास हो जाएगा AM इज इक्वल टू AB, AB को क्या लिख सकते हैं हम? 2L sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू 2L sin थीटा। कितना हो जाएगा? 2L sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा,
आप q इंटू 12 को क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ से हमारे पास q आ रहा है और 12 आ रहा है, q इंटू 12 कैन बी रिटन एज p, तो इसको हम लिख सकते हैं pe sin थीटा। क्या लिख सकते हैं? pe sin थीटा। इट इज p, इट इज e, pe sin थीटा। q इंटू 12 को आप p लिख सकते हो। तो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी को वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा p क्रॉस e। क्या लिखेंगे? p क्रॉस e। पढ़ा था ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, पढ़ा था 11th क्लास में हमने। तो आप क्या लिख सकते हो? टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा p क्रॉस e, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर को हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा हमारे पास डायपोल टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड torque is perpendicular direction of both electric field and dipole moment. Torque tau is equal to p into e हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखना, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ p वेक्टर एंड e वेक्टर। डायपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन डिनोट करना आप लोगों को आता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालने के लिए पढ़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप लोग निकालना पहले सीख चुके हैं। तो ये कहलाएगा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना सबकी समझ में आ गया? सर अगर फोर्स ही रहे तो प्रोडक्ट भी तो पूरा गिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, कोई भी एक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, दोनों फोर्स नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? तो इसको हम लिख देते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो बेटा लिख दो। लेट अस कंसीडर, let us consider an electric dipole, let us consider an electric dipole is placed in, let us consider an electric dipole is placed in uniform electric field, uniform electric field। clear? full stop। clear? In the uniform electric field, in the uniform electric field, each charge of a dipole, each charge of a dipole experience equal but opposite kind of force, experience equal but opposite kind of force, opposite kind of force। The net force experienced by dipole, the net force experienced by dipole in an uniform electric field is, in an uniform electric field is uniform electric field is, ठीक है बेटा, ऊपर से मैंने लिखा हुआ है एफ नेट इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई इज इक्वल टू 0। इसको बॉक्स में रख लेना है, कई बार क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में। डन? ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। Since two equal and opposite forces are acting on a dipole, since two equal and opposite forces are acting on a dipole, since two equal and opposite forces are acting on a dipole,
dipole, so it experience a torque, ठीक है बेटा, एक्सपीरियंस और टॉर्क, ठीक है, कितना होता है वो टॉर्क, लिखो, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, जो दो फोर्स काम कर रहे हैं उसमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा प्रॉपर डायग्राम के साथ नोट कर लो, इस डेरिवेशन को इंपोर्टेंट भी मार्क्स कर लेना 3 मार्क्स के लिए। अपेक्षा, इट इज क्लियर बेटा? सचिन, कृतिका, इतना समझ में आया? वेरी गुड। वीडियो क्लियर है बेटा? जूम से अच्छा है, जूम के जैसे ही है साउंड और वीडियो? जो बच्चे पहले जूम में भी पढ़े हो 11th में, प्लीज बताना मुझे, जूम से अच्छा है या जूम का जैसा ही है? बेटर है ना? इसमें क्लास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इन केस अगर आपका कहीं मिस हो जाता है तो मैंने क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। जूम में है बट वो कुछ मांगता है, वो स्क्रीन बहुत छोटी है, इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है जैसे यूट्यूब में। ठीक है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली इज परपेंडिकुलर टू बोथ p वेक्टर एंड e वेक्टर, लिख लिया? हो जाएगा तो बताना। सारे बच्चे आए हैं, एक कौन एब्सेंट? डन? ओके, चलो हटा दो इसको, ठीक है। बढ़े के आगे चलें? चलो बेटा, तो ये तो हमारे पास हो गया, ध्यान से समझे, इधर सारे बच्चे तो ध्यान से समझे। ये तो हमारे पास हो गया टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मच टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, या जिसको हमने लिखा PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये हुआ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ध्यान से समझे बेटा, यहाँ कुछ केसेस बन जाएंगे हमारे पास। केस फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, केस फर्स्ट,
क्या लिखेंगे ध्यान से समझें। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर हो गया, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब आप समझ रहे हैं। देखो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलोंग टू द सेम डायरेक्शन। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दिस इज द, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया। और जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, पी भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखो ठीक है, तो दोनों के बिटवीन थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो गया, 0। और थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब उसमें लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यस और नो। तो अब एक चीज और ध्यान देना है, इधर ध्यान से समझो बेटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया। अब अगर मैं मान लो किसी डाइपोल को थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट करूं तो फिर से क्या करेगा, सेम ऐसे आ जाएगा। अब थोड़ा देखो, जैसे ही मैंने ये पैरेलल डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को लग रहा है और इधर को लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया तो इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कहां, फिर से इसको कहां पर ले आएगा, स्टेबल पोजीशन पर ले आएगा। तो इसका मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो टॉर्क 0 होगा, साथ ही एक ऐसी पोजीशन पे होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ इसके जैसे, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे मैग्नेट को आप क्या करते हो, उसकी मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे कर रहा है, अब थोड़ा सा छोड़ दो तो फिर से आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो आपका क्या रहेगा, उसको कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। अब दूसरा यहीं पर देखो, सेकंड केस समझें, ये स्टेबल पे हो गया। ऐसे ही देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 2 ले लेते हैं, केस 2। अब देखो हमारा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों हमारे पास केस 2 हो गया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का आप समझ रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है हमारे पास, E वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, P वेक्टर इस डायरेक्शन में। दोनों के बिटवीन कितने का एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का। क्लियर हो गया। और साइन 180 अगेंस्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशंस पे भी टॉर्क कितना होगा बताना भाई, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो टॉर्क अगेन हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क मतलब इसका मतलब भी टॉर्क 0 है। देखो जब थीटा 0 है तब भी टॉर्क 0 है, जब टाउ इज इक्वल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तब भी टॉर्क 0 है। बट अब कंडीशन क्या होगी, देखो ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिखा रहा है, डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, या हमने ऐसे रखा तो ये रोटेट होके पूरा घूम के ऐसे आ जाएगा ये। क्लियर हो गया। जैसे आप किसी मैग्नेट को आपने देखा है एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है, अगर आप उसको घुमा करके ऐसा कर रहे हैं तो पूरा घूमते हुए फिर से कहां आ जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ऐसे ही इसको भी अगर हमने ऐसे रखा हुआ है तो ये पूरा रोटेट करके अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये किसको दिखा रहा है, अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी समझेंगे, तो ये किसको दिखाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है। ठीक है, तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो ये किसको दिखाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। लेकिन है दोनों कंडीशंस में टॉर्क 0 लग रहा है। क्लियर हो गया। अभी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी हम इसको समझेंगे। अब देखो बेटा सेकंड चीज आप ध्यान से समझें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, केस थर्ड मान लेते हैं इसको, केस थर्ड क्या, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, थीटा 90 का मतलब आप समझ रहे हैं डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो, और डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये है 90 डिग्री पर है, P इस डायरेक्शन में है, दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो when theta and electric field and dipole moment are at right angle to each other, तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क टाउ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा Pe into sin 90 डिग्री।
और sin 90 1 होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि व्हेन द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इज मैक्सिमम, तो आप कहोगे व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बेटा, ये 3 कंडीशंस होगी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इज 0, और ये स्टेबिलिटी को दिखाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इज अगेन 0, बट इट इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं, स्टेबल क्यों है और अनस्टेबल क्यों है। देखो जब दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो ये स्टेबल रहेगा, अगर आप इसको ट्विस्ट भी करते हैं तो ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो पूरा घूम के इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ऐसी कंडीशन में लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होता है और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P into E के बराबर है। क्लियर हो गया, तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास हो गई, cos थीटा 0, थीटा 180 डिग्री एंड थीटा 90 डिग्री। प्लीज नोट डाउन इट। सबकी समझ आ गया बेटा? अदर बच्चे बोल नहीं रहे। सौम्या इतना समझ में आया? पक्का सो तो नहीं रही हो? वेरी गुड। सारे बच्चे बेड में बैठ के मत पढ़ना, आराम से बाहर टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो, पता चला नींद निकाल रहे हो। 11th की तरह मत करना, 12th है सारे बच्चे। सचिन पढ़ाई कर रहा है भाई? सचिन परिहार, चलो नोट करो। कर लोगे तो बेटा बताना। हाँ सारे बच्चे प्लीज कर लोगे तो बताना बेटा। हो गया? बोलो बेटा डन। चलो सबके समझ आ गया, कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में आता है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा मैं यहीं पर एक और टॉपिक आप लोगों का ध्यान से समझे, क्योंकि हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक हमारे पास टॉपिक रहता है। हालांकि वो सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, टॉपिक हमारा इससे से लिंक है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, देखो व्हेन एनी डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आपको पता चल गया कि उस पर एक टॉर्क लग रहा है।
तो टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क क्या करेगा, डायपोल को रोटेट करेगा, यस और नो। फिर टॉर्क क्या करेगा, डायपोल को रोटेट करेगा। तो दैट वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, उस डायपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कहते हैं। हालांकि सेकंड चैप्टर का है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पर करा दे रहा हूं इसको, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल in uniform electric field, work done in rotating a dipole in an uniform electric field। लिख लिया, और करके लिखो, इसी को दूसरा बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, और करके लिखो, ये डेरिवेशन दूसरी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और करके लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल in an uniform electric field, potential energy of dipole in an uniform electric field, potential energy of dipole in an uniform electric field। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, लिखा सबने, लिखा हेडिंग डाली सबने, गुड। थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आप आधी चीज समझ चुके हो, थोड़ा सा बचा है, इसलिए मैं यहीं पर करा दे रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं डालूंगा। इसमें आगे से इसको इंपोर्टेंट कर लो, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, सेकंड चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, और ब्रैकेट में लिखना है चैप्टर सेकंड का है, चैप्टर 2। क्लियर हो गया? यहाँ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो? क्योंकि आप लोग वर्क डन भी समझते हैं, आप लोग पोटेंशियल एनर्जी भी समझते हैं 11th से, ठीक है? तो इसलिए यहीं पर करा दे रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ध्यान से समझो। अब सुन लो बेटा, सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने एक डायपोल रखा हुआ है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने क्या रखा है, एक डायपोल रखा हुआ है। ये डायपोल है, जिससे इससे पहले रखा हुआ था, ये डायपोल है। ये इस डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायपोल का नेगेटिव चार्ज है। ईमानदारी से बताओ, इस डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा? दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क कह रहा हूं, फोर्स नहीं, टॉर्क। हाउ मच टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस? P क्रॉस E, ठीक है? इस पर लगने वाला टॉर्क टाउ होगा P क्रॉस E, यानी कि जिसको हम कहेंगे PE sin थीटा। यस और नो? ठीक है। अब सपोज ये टॉर्क जो है, देखो बेटा, ये टाउ जो है, इस टॉर्क की वजह से डायपोल क्या करेगा? डायपोल इस पोजीशन पे है, तो इस पर लगने वाला टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अभी इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था। सपोज ड्यू टू दिस टॉर्क, ये टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये टॉर्क, डायपोल की पोजीशन है AB, तो डायपोल इसको रोटेट कर दे, टॉर्क इसको रोटेट करेगा। तो मान लो ये रोटेट हो गया, इसकी नई पोजीशन ये होगी, ये A डैश हो गया, ये B डैश हो गया, और ये कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो गया? d थीटा। इस टॉर्क की वजह से ये d थीटा क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड हो गया। क्लियर हो गया? अब आपको पता है, जब भी कोई बॉडी होती है उसमें फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस होती है, देन वी सेड वर्क इज डन। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि बॉडी पर टॉर्क लग रहा है और बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बॉडी पर टॉर्क लग रहा है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वर्क इज डन। हो रहा है कि नहीं? वर्क इज डन। तो वर्क कितना होगा? एंगुलर के केस में वर्क डन कितना होगा? क्या लिखेंगे इसको? dw, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा हो रहा है, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा के बराबर। Yes or no? जैसे फोर्स, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? अब इसी को देखें तो हमारे पास dw इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टाउ की जगह हम लिख सकते हैं PE sin थीटा d थीटा। अरे इतना समझ में आ गया? यस और नो? अब ये तो हमारे पास, अरे इतना समझ में आ गया सबके? ठीक है।
अब ये तो हमारे पास हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग बाय स्मॉल एंगल डीडब्ल्यू एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं। सपोज कर लो इनिशियली इट मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 1। ये इनिशियली कितने का एंगल बना रहा था? थीटा 1 का एंगल बना रहा था, और रोटेट होते होते अब कितने का एंगल बनाने लग गया? थीटा 2 का। क्लियर हो गया? सपोज इनिशियली इट मेकिंग, देखो आप ध्यान से समझे मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। देखो मान लो पहले ये आपके पास ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 का एंगल बना रहा था, और रोटेट होते होते ये फाइनली किसी पोजीशन पर आ गया और कितने का एंगल बनाने लग गया? थीटा 2 का एंगल बनाने लग गया। तो वर्क डन, नेट वर्क डन W इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन PE sin थीटा d थीटा। कहां से कहां तक? इनिशियली इट मेकिंग एंगल ऑफ थीटा 1, अभी कितने का एंगल बना रहे हैं? थीटा 2 का। तो वर्क डन W इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 PE sin थीटा d थीटा। सबके समझ में आ गया? तो वर्क डन W इज इक्वल टू, देखो PE इज द कॉमन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E कांस्टेंट हो गया। कोई डायपोल है तो उसके लिए डायपोल मोमेंट भी फिक्स होगा, P एंड E बोथ आर कांस्टेंट हो गया। तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक sin थीटा d थीटा। बेटा ये लिमिट लेना समझ में आ गया? लिमिट समझ में आई? यस नो? अपेक्षा, तनुजा, ठीक है। देखो क्या मतलब है, देखो लिमिट का मतलब आप समझ लो, डायपोल इनिशियली इस पोजीशन पे था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था हमारे पास, ये थीटा 1 का एंगल बना रहा है सपोज इनिशियली। अब रोटेट हो गई, ये नई पोजीशन पर आ गया, डायपोल ऐसे आ गया, तो मान लो ये कितने का एंगल बना रहा है? थीटा 2 का एंगल बना रहा है। तो एंगल कहां से कहां तक चेंज हो गया? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। क्लियर हो गया? तो इसी को हम लिखेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो PE इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा। सबको पता है लिमिट हो जाएगी हमारे पास थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। माइनस साइन टेक कॉमन तो ये हो जाएगा माइनस PE, क्या लिखेंगे इसको? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये क्या रहेगा? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें वो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर हो गया? और वर्क डन को ही मैंने क्या कहा, अब ये जो वर्क डन है किसके फॉर्म में स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालनी होगी तो हम लिखेंगे U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। क्लियर हो गया? ये कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, या वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हो गया? फिर इसके केसेस बनते हैं। मुझे बताओ इतनी चीज पूरी सबके समझ में आ गई है? यस और नो? ठीक है, लिखो लिखो फिर। लेट अस कंसीडर an electric dipole. Let us consider an electric dipole of dipole moment P, dipole moment P, P के ऊपर वेक्टर लगा लेना, हाँ, is placed in uniform electric field E vector, uniform electric field E vector, लिखा, making some angle लिख लिया, सम एंगल ऐसे लिखना, थीटा 1 ब्रैकेट में लिखना से, हमने मान लिया थीटा 1 लिखो ब्रैकेट में लिखना से, ठीक है। एंड इट एक्सपीरियंस और टॉर्क, it experience or torque due to which it rotated from देखा, थीटा 1 टू TO2, थीटा 1 टू थीटा 2 से
θ1 टू TO2 θ2 से ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे वाई से, ठीक है। देन के बाद आप पूरा नोट करो बेटा। जिसके समझ नहीं आया प्लीज मुझसे पूछ लेना, समझ आ गया तो इसको ऐसे ही छाप दो। बेटा डन। बेटा डन। ओके गुड। सबने कर लिया, सबने कर लिया, सबके समझ आ गया इतना? स्टार्ट करें आगे। चलो बेटा नाउ इसके केसेस डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया? इसके हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे, इसके केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या केसेस हम लोगों के बनेंगे, ध्यान से समझें। देखो हमारे पास ये तो हो गया वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि टॉर्क से जुड़ा हुआ तो इसलिए मैंने यहीं पे करा दिया, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर जब आप लोगों को कराऊंगा तो सेकंड चैप्टर में इस चीज को नहीं कराऊंगा। अब समझ रहे मेरी बात? सेकंड चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो उसमें इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पर ध्यान से समझे, इसके केस देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन बच्चे आप लोग कंफर्टेबल है ना मेरे साथ? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा है? वैसे ऐसा चांसेस कम होता है कि डाउट रहे। देखो केस फर्स्ट, इधर ध्यान से समझो। देखो मान लो हमारे पास जो डाइपोल है इनिशियली कहाँ है? along to the direction of electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
हमारे पास मान लो हमने डायपोल को अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, यानी कि P और E दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। क्लियर हो गया? अगर P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है तो θ1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। अरे यार मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? आवाज समझ में आ रही मेरी? पक्का इतना समझ में आया हर्षेश? θ1 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल बोथ आर अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, मतलब डायपोल मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो θ1 कितने का एंगल बनेगा इनिशियल के साथ? 0 का एंगल बनेगा, तो θ1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और अब हम इसको यहां से रोटेट करते हुए कहां ले आए? डायपोल को रोटेट करते हुए यहां से कहां ले आए? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए, हमने इधर को रोटेट कर दिया, इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो अब बताओ θ2 कितना बन जाएगा? θ2 कितना बन जाएगा? वेरी गुड, θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब हम डायपोल को रोटेट कर रहे हैं along to the direction of electric field से in opposite direction of electric field, तो इसका θ1 is equal to 0 से लेके θ2 is equal to कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अब मुझे बताओ वर्क डन W कितना होना चाहिए? W is equal to minus PE, क्या लिखेंगे? cos θ2 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस cos 0 हो गया। अब आपके पास देखो बेटा W इज इक्वल टू माइनस P इंटू ई, cos 180 को हम क्या लिखेंगे? -1, cos 0 को भी हम लिखेंगे 1, तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ P इंटू ई। क्लियर हो गया? और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो वो भी बन जाएगा U इज इक्वल टू P इंटू ई, ट्वाइस ऑफ P इंटू ई। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कब? when an electric dipole is rotated from, कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं? when electric dipole is rotated from along to the direction of electric field से in opposite direction of electric field हम रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वर्क डन रहेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम रहेगा। क्लियर हो गया? वर्क डन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। व्हेन θ1 इज इक्वल टू 0 से 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया? यस और नो? यस और नो? केस फर्स्ट लिखोगे? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री 2 and θ2 is equal to 180 degree. Then लिखा बेटा, the work done W is equal to, then the work done W is equal to पूरा नोट कर लेना, मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा? वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। और जहां भी मैक्सिमम होता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, वो क्या दिखाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है, अनस्टेबल को। ठीक है? कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय कैपिटल ई, पी को स्मॉल, पी को स्मॉल लिखेंगे। मेरे लिखने में कई बार अगर मिस्टेक हो जाए तो पी स्मॉल, डायपोल मोमेंट को स्मॉल पी से।
Then ओके चलो, इसके बाद लिखेंगे बेटा केस 2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? केस 2। एक सेकंड केस क्या रहेगा, ध्यान से समझे, डायग्राम के साथ बना लेना है ये। देखो केस 2 क्या रहेगा, ध्यान से समझ लें। हमने क्या रखा है, मान लो सपोज करो हमने इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास फिक्स है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। ठीक है, और हमने डायपोल को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब θ1 इनिशियली कितने का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल। θ1 इनिशियली कितने का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया? अब हम इसको रोटेट करते हुए, जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये रोटेट होते हुए ऐसे आ गए, यहां से इधर आ गए, समझ रहे? अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पर। ठीक है, तो कितना एंगल हो गया, θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो? θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। वेरी गुड, क्लियर हो गया? तो देन वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2, cos θ2 का मतलब हो गया 0 डिग्री। क्लियर हो गया? और cos 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस PE तो ऐसे रहेगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ PE, सॉरी माइनस ट्वाइस ऑफ पी, सॉरी प्लस 0 माइनस ट्वाइस ऑफ पी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी U इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ पी। देखो वो वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, ये क्या होगी, नेगेटिव आ रही है, तो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। कब? 180 टू 0 डिग्री। समझ गए? ये सॉल्व ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बाद में जब आप चलो कल देख लेंगे, इसके साथ ही देख लेंगे। तो ये इस केस 2 बन गया, नोट करो बेटा। हिमाद्री इतना समझ में आया? गुणवंत जी गुड, क्लियर आ रहा है ना वीडियो? बोलो बेटा, आगे बोलो। डन? ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, लिख लो नीचे से, नोट करके पॉइंट लिख लेना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब भी मिनिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या लिखिए, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल, सॉरी उल्टा बोल दिया था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दिया था, दिखा दिया था। एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, इसी का एक और केस देख लेते हैं, फिर इसको एंड कर देंगे। देखो बेटा, थर्ड कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, इधर ध्यान से समझिए। अब हमारे पास मान लो क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलोंग है, ई वेक्टर, एंड डाइपोल मोमेंट इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन, पी वेक्टर। ठीक है, तो θ1 इज इक्वल टू हमारे पास कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल। सपोज करो डाइपोल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब 90 डिग्री से रोटेट होते हुए θ इज इक्वल θ2 इज इक्वल टू θ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया, यस और नो? तो अब हमारे पास देन क्या हो जाएगा, देखो केस थर्ड मान लेंगे इसको हम। देन क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस PE, क्या लिखेंगे, cos θ2 यानी कि cos θ माइनस cos θ1 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE cos θ, PE cos θ। क्लियर हो गया, यस और नो? या इसी को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अरे डॉट प्रोडक्ट को AB cos θ लिखते हैं कि नहीं, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos θ लिखा जाता है। या ऐसे ही देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा, तो U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर हो जाएगा। इसी को लिखेंगे U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ। समझ रहे हैं, ये उस कंडीशन के लिए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वर्क। ठीक है।